हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद है। ठीक है, जैसा कि कल हम लोगों की बात हुई थी और आज आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज, बहुत सारा प्यार दिया भी है। और कल बात ये हुई थी कि जो भी हम लोगों को पढ़ना है हिंदी और जीएस। हिंदी जीएस पढ़ना है, लेकिन हमने बताया था शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? हिंदी से करेंगे। ठीक है। हिंदी काफ़ी ब्रॉड है, लगता है बहुत आसान है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ऐसा जब हम लोग बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में या फिर कब करना होता है तो थोड़ा टफ लगता है हम लोगों को। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी। और हिंदी में एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, उसका नाम है समास। हम लोग समास से अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है। और समास वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। बट ये सरल तब हो पाता है कि जब हम बहुत अच्छे से पढ़ लें इसको, या कोई अच्छे से इसको पढ़ा दे। ठीक है, तभी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, समास। समास। देखिए, होता यह है कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं या कुछ भी कहीं पे जाना होता है या किसी के बारे में पता करना होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो क्या है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हमें पूरी तरीके से बात पता होनी चाहिए कि भाई ये जो समास है, ये कौन सी ऐसी अद्भुत चीज़ आ गई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है। तो हम जानकारी करेंगे भाई समास क्या है। ठीक है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो हिंदी में बताया ऐसा जाता है, लिखा ऐसा होता है, परिभाषा ऐसी होती है कि जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिल करके एक नया सार्थक शब्द बना देते हैं। ठीक, या हम ऐसे कह लें कि दो शब्द जब मिल जाते हैं और उन दोनों शब्दों से मिल करके कोई एक प्यारा सा, बढ़िया सा, अच्छा सा सार्थक शब्द बन जाता है, तो उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी बात होगी परिभाषा की। अच्छा हाँ, अब हम ये भी साथ साथ में जानते रहते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो क्षेत्र है वो साइंस रहा होगा। कोई बीटेक करके आएगा, कोई कोई बिजनेस के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, कोई वहाँ से आएगा, तो ऐसे भी छात्र जुड़ेंगे। तो उनके लिए हम बताते हैं सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने आप में एक सुव्यवस्थित तौर पे कुछ मीनिंग रखते हैं, कुछ अर्थ रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें रोटी। रोटी आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, रोटी सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा सार्थक शब्द है, इसका एक मीनिंग है। बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ, रोटी कोई शब्द है और इसका एक मीनिंग है, हम लोग डेली यूज में भी करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम निरर्थक शब्द की बात करें, ठीक है, अगर हम निरर्थक शब्द की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? ओटी। और बोलचाल की भाषा में ये बहुत प्रचलित है, रोटी ओटी। ठीक, खाना वाना, कपड़ा वपड़ा। तो आप ये जानते हैं कि रोटी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये साथ में जो ओटी आ रहा है, ये क्या है? कपड़ा तो समझ में आता है, सारे लोग पहनते हैं, अच्छे से अच्छे पहनते हैं। तो कपड़ा तो समझ में सबके आ रहा है, लेकिन वपड़ा क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोलते हैं। तो इससे आप समझ जाइए बहुत अच्छे से परिभाषा, क्योंकि कई बार होता यह है कि परिभाषा को सम्मिलित करते हुए यहाँ से दो प्रश्न हमेशा वो पूछता है, वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे वो पूछता है। तो पहली बात यह है परिभाषा में कि हिंदी में दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और इन शब्दों के मिलने से एक नया सुंदर प्यारा सा सार्थक शब्द, ये बार बार आपको ध्यान रखना है, सार्थक शब्द उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम समास कहते हैं। ठीक। और सार्थक शब्द कैसे होते हैं? जैसे ये हमारा रोटी है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जैसे ये हमारा क्या है? ओटी है। कपड़ा हमारा सार्थक शब्द है, वपड़ा हमारा निरर्थक शब्द है। ठीक है, ऐसे। तो परिभाषा आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई होगी कि हिंदी में ऐसे शब्द जो दो या दो शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति करें, वो समास होता है। यहाँ तक बात सबको कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो समास की परिभाषा हो गई, सार्थक शब्द हम लोगों ने समझ लिया और निरर्थक शब्द के बारे में भी जान गए हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो दो प्रश्न कौन से हैं। ठीक है।
एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि ये परिभाषा हम लोग समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए, पूछता है कि भाई समाज जो होते हैं, समाज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार से उनको हम जानते हैं और किन किन नामों से जानते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे दे देगा आपको, समझने के लिए आप समझ लीजिए ABCD, ये मतलब विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे आपको दे देगा 4, यहाँ पे दे देगा आपको 5, यहाँ पे आपको दे देगा 6 और यहाँ पे आपको दे देगा 7, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे कि हाँ भाई ये 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, आप इसको तुरंत टिक कर देंगे। आप टिक इसको इसलिए कर देंगे क्योंकि पुरानी जो किताबें हैं, जो मूल किताबें हैं या जो अनसंशोधित किताबें हैं, ठीक है, उन सभी पुस्तकों में ये समास के प्रकार कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए या नई किताबों में देखा जाए या आयोग जो इस समय मान रहा है, वो आपका परफेक्ट आंसर क्या होता है, 6 होता है। मान के लिए कोई इंसान है, ये लगा के चला आया, अब वो मुस्कुराता हुआ आएगा और कहेगा हाँ हाँ हमारा सही हो गया। लेकिन जब वो किसी योग्य व्यक्ति से मिलेगा और जब उसको ये बताया जाएगा नहीं भाई ये वाली चीज़ गलत हो गई है, ये 4 नहीं होते हैं, ये 6 होते हैं, तो वो हो सकता है आपसे बहस भी कर दे और कंफ्यूज भी आपको भी कर दे, और खुद तो वो है ही। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में, मन मस्तिष्क में कहीं पे सेव कर लेना है ये, कि समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये चारों होंगे, ये वाले आपको कभी नहीं लगाने हैं। चलिए इनको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो समास के कितने प्रकार हो जाएंगे, 6 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। आपको हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ ये टिक करना है, ठीक है। एग्जाम में जब भी आए कि समास के प्रकार कितने हैं, तो हमेशा आंसर आपका कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई समास के प्रकार कितने हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि दो चीज़ें हो गई, एक तो परिभाषा हो गई, एक हमारा ये हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो बिल्कुल आपको परेशान कर देगी, वो आपको बता देते हैं कि समास, ठीक। परिभाषा आपने समझ ली, लेकिन अगर वो आपसे ये कह दे कभी कि आप 100% बताइए कि इसका सीधा सीधा जवाब क्या होता है, सीधा सीधा जब जवाब पूछेगा तो परिभाषा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, तब आपका आंसर तुरंत बदल जाएगा। और आपको हमेशा आंसर क्या कर देना, अगर पूछे कि समास का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, तो सीधा सीधा अर्थ जब पूछेगा तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, संक्षिप्त होगा, ठीक है। जब भी ये पूछे कि समास का सीधा अर्थ क्या है, संक्षिप्त होता है। समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। समास कहते किसे हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा हाँ, जो नए लोग हैं वो बिल्कुल एक एक जीरो से बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से आप समझिए कि ये जो संक्षिप्त है, जैसे अभी हमने आपको बताया सार्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे रोटी सार्थक है, ओटी निरर्थक है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, आप कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक। ऐसे ही आप संक्षिप्त समझ लीजिए, यदि कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज को बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरस भाषा में, छोटे शब्दों में अगर समझा दिया जाए या छोटा कर दिया जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, संक्षिप्त बोलते हैं। जैसे एक चीज हम आपको बता देते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हमने रोटी और रोटी समझाया, ऐसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे होता क्या है संक्षिप्त में, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे राजकन्या, ठीक है, ये बड़ा शब्द है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जिस प्रकार से दूध होता है, दूध के अंदर ही मक्खन है, मट्ठा है और घी सब है, लेकिन जब तक उसका एक प्रोसेस नहीं होता वो चीज़ें निकल के नहीं आती, है उसी में लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ठीक वैसे ही संक्षिप्त, ये जो शब्द आपका है राजकन्या, इसमें बहुत कुछ छिपा है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई कैसे आपको पड़ेगा, उसके लिए आप देख लीजिए, उसके लिए आप देख लीजिए जैसे राजकन्या, तो इसी में कुछ चीज़ें छुपी हैं। जैसे अगर हम कह दें राजकन्या का मतलब होगा राजा की कन्या। अब ये इसका परफेक्ट मीनिंग आया है कि राजकन्या का मतलब क्या है, राजा की कन्या। तो संक्षिप्त का अर्थ आप ये जानेंगे, ये एक बड़ा शब्द था राजकन्या, इसी में कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, अपने आप में हाइड थी, लेकिन जब हमने उनको विस्तारित किया है कि हाँ राजकन्या का मीनिंग क्या, राजा की कन्या, तो ये हमारा संक्षिप्त भी है और पूरा फुल मीनिंग दे रहा है। तो ये बात आपको समझ करके चलनी है कि दो चीज़ें, कि समास के प्रकार कितने हैं, 6 है, समास का सीधा सीधा अर्थ क्या है, संक्षिप्त है, ठीक। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इनके प्रकार में, ठीक, जहाँ से क्वेश्चंस आपको लगातार मिलेंगे, ठीक।
समास के प्रकार आप जानते हैं कि समास के प्रकार 6 होते हैं। ठीक, जैसे अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, नग्न समास है। इस प्रकार से इनके 6 प्रकार होते हैं। तो हमें लग ये रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक एक करके पढ़ते चलते हैं, ऐसे समय भी बचेगा और समझ में ज़्यादा भी आएगा। ठीक है, तो समास के जो जितने 6 प्रकार हैं उनमें से जो पहला समास है हम लोग वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं, और इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि पेपर हॉल में जब बैठे हैं, एग्जामिनर जब एग्ज़ाम हो रहा हो हमारा, तो प्रश्न पत्र मिले तो हमें लगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है, हम इसको बहुत टफ बना बैठे थे क्योंकि हमने दिमाग में इस तरीके की चीज़ें फिट कर रखी थी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले समास से। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा समास ही रहेगा, और पहला समास हमारा क्या है, अब ई भाव, अवयवी भाव समास। पहले समास का हमारा नाम क्या है, अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास बिल्कुल बउआ सा है, इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। अब बात यह है कि इसको हम किस तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है, परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो किताबों में बहुत परिभाषाएं दी रखी हैं और बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, लेकिन हमें वो सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमें गेन करनी है, कम समय में भी और कम टाइम में भी। जैसे जो मिनटों का काम है वो बस सेकंडों में हो, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो अविभाव समास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अविभाव समास का मतलब ये होता है कि आप सिंपल से जान लीजिए कि ऐसे कोई भी शब्द, संसार का कोई भी हिंदी का शब्द अगर है, उसके शुरुआत में अगर कुछ भी लगा है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। कुछ भी लगा का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, कुछ भी लगा का मतलब हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रत्यय और दूसरा होता है उपसर्ग। ठीक है, इसको भी एक एक कंटेंट आप समझते जाइए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द में अगर कोई पहला शब्द या अक्षर जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। पढ़ा आपको ये दिया जाता है कि जो आगे लगा वो उपसर्ग, जो पीछे लगा वो प्रत्यय, लेकिन ये परफेक्ट मीनिंग नहीं देता है। उपसर्ग समझ लीजिए आप हमसे अच्छे से। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि किसी शब्द में अगर हम उसको, उस शब्द में कोई चीज लगी है, अगर उसको हम क्या कर दें, विच्छेद कर दें, और दोनों शब्दों का लगातार बढ़िया मीनिंग निकलता रहे, तभी वो उपसर्ग माना जाता है। जैसे इसको भी समझ लीजिए, जैसे करके अगर यहाँ पे हम लिख दे प्रतिदिन और इसको हम संधि विच्छेद कर दें तो ये हो जाएगा प्रति, और ये हमारा हो जाएगा दिन। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जो आगे लगा हो, आगे हमारे यहाँ पे क्या लगा है, प्रति, और जो हम बात आपको बता रहे हैं कि दोनों का सार्थक शब्द निकले तभी वो उपसर्ग होता है। अच्छा उपसर्ग की अगर बात करें तो अगर देख ले प्रति दिन, तो ये दिन हमारा डे वाला हो गया, दिन के आगे हमारा क्या लगा है, प्रति लगा है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ऐसे शब्द हिंदी में जिसके पहले कोई अक्षर या शब्द जुड़ा हो तो वो हमेशा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। हमने उपसर्ग के माध्यम से आपको समझा भी दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड था, बहुत ही आसान तरीका था समझने का। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दिक्कत होती है कि भाई हम कैसे पहचाने ये उपसर्ग है कि नहीं है। इसमें भी बहुत फंस जाते हैं क्योंकि उपसर्गों की संख्या कोई लिमिट, कोई बहुत शॉर्ट तो है नहीं, बहुत सारे उपसर्ग हैं। फारसी के शब्द उपसर्ग अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं। तीनों उपसर्गों के अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है इसी में आप परेशान हो जाएं, और परेशान ही हो जाएं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर यूट्यूब पे हम सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल सा ये जानेंगे कि पहला मेथड जो है पहचानने का कि किसी भी शब्द में किसी भी अगर उसके कोई आगे लगा है तो वो हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास, या किसी शब्द में उपसर्ग लगा है तो वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास। लेकिन अगर ये दोनों मेथड नहीं आते हैं तब भी इनको उठा करके आप फेंक दीजिए कहीं दूर। अब समझिए काम की बात कि अगर ये कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और आप एक पैसे का दिमाग भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो बस बिल्कुल आप रट्टा मान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये जितने भी अक्षर और शब्द हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये 5-6 शब्द अक्षर जो लिखेंगे ये अगर आपको याद रहे तो 100% मान चलिए आप। तो दूसरे मेथड की बात जो हो रही, तो दूसरा मेथड ये है कि आप ऐसे करेंगे कि अगर कहीं भी ये शब्द अक्षर मिल जाते हैं, जो कि हमने बताया अभी आपको, बड़ा आ,
बड़ा आ, बा, बे, प्रा, प्रति, उप, भर, यथा, हर और अनु। अक्षर की बात जो हम कर रहे थे, तो अक्षर की बात अगर जो हम कह रहे थे, तो अक्षर हमारा ये हो गया। अगर हम शब्द की बात कर ले, जैसे प्रति हो गया, उप हो गया, भर हो गया। अगर आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया गया ये कुछ भी याद नहीं रहता है, ऊपर वाले जो दो प्रश्न बताए थे कि ये दो प्रश्न आते हैं कि सीधा सीधा समास का अर्थ क्या, संक्षिप्त, एक तो वो हो गया। दूसरा कि समास के प्रकार कितने होते हैं, तो दूसरा प्रकार कितने हो जाते हैं, 6 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हम बता रहे हैं कि दूसरे मेथड से, दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वो सब अगर हम भूल जाएं और फिर भी हमको करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें जब सब कुछ भूल जाएं तो हमें बस इतनी चीज़ें रट लेनी है, पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है कि बड़ा, बा, बे, प्रा, प्रति, उप, भर, यथा, हर, या शॉर्ट में करें अबे, प्रति, प्रा, भा, भ, यथा। ऐसे हम कर सकते हैं। अगर ये शब्द आपको याद रहें तो लगभग लगभग जितने भी आज तक एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो बड़े पेपर हैं उनकी बात छोड़ दें, जैसे पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, आरओ आरओ, ऐसे पेपर को छोड़ दें, तो जो जो हल्के पेपर होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें जब भी पूछा गया है तो कोई बड़े कुछ विस्तृत चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। सिंपल सा उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इससे ये जो हमने लाइन लिखी इसके बाहर वो जा ही नहीं पा रहे हैं। बस अगर आपको इतने शब्द, इतने अक्षर अगर याद हो गए कि आ, बा, बे, प्रा, प्रति, उप, भर, यथा, हर, तब भी आपका 100% वहाँ पे आप देखेंगे, कहेंगे हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो इसको समझ लेते हैं कि ऐसे आप कंटेंट करेंगे कैसे। एग्जामिनर आपका क्या करेगा कि दे देगा एक शब्द, जैसे दे देगा पूछ ये प्रत्येक, और आपसे पूछेगा कि हाँ भाई आप लोग बताइए कि ये प्रत्येक में कौन सा समास है, कौन सा समास, जैसे 6 समास है, वही भाव, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, तो पूछेगा। अब जो नया कैंडिडेट होगा वो तो परेशान हो जाएगा, है ना, हो सकता है कपकपी भी लग जाए कि भाई अब ये कौन सी आफत आ गई, अब कैसे करें। तो आपको कुछ भी नहीं लगना है, आप सिंपल सा ये देखेंगे कि ये वाला प्रा, इतने ही शब्द आपको याद करने हैं। जैसे ही आपको प्रा मिला, शब्द के पहले लगा हुआ ये प्रा, इसको सर्किल कर दें, प्रा मिल गया, तुरंत आप कहेंगे हाँ ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रा का हमने देख लिया। अगर ये हम प्रा की बात करें तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक। अगर हम प्रति की बात करें तो जैसे ही वहाँ एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि चलिए भाई आप सारे लोग मिल करके बताइए प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि भाई ये प्रति था वहाँ पे और ये प्रति यहाँ पे है, तुरंत आपका सेकंडों, जो मिनटों का काम होना चाहिए था वो सेकंडों में होगा कि हाँ यहाँ पे प्रति लिखा गया था सर के द्वारा, और प्रति जहाँ पे होता है वो हमारा क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास, या उपसर्ग के तौर से आता है तो अव्ययी भाव समास, जो सिंपल सा और सीधा सा तुरंत हो जाएगा, ठीक। तो 2 एग्जाम्पल आपके हो गए, एक प्रा का हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रति का क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। उप का भी देख लेते हैं, हम लोग लगातार 50-60 उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं उप के एग्जाम्पल। जैसे हमारा क्या हो गया, उपकार हो गया, उपकूल हो गया, उपमान हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है कि भाई ये वाला हमने ढक दिया, तुरंत आगे उप हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे दिन हमने ढक दिया, प्रति आपको नजर आ रहा है, मान यहाँ पे हमने ढक दिया, यहाँ पे उप आपको नजर आ रहा है। तो प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया, उपकार हो गया, उपकूल हो गया, उपमान हो गया, इन सारे एग्जाम्पल्स में अगर कोई भी समास आता है तो उसका नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। अच्छा आगे भी देख लेते हैं, ये आपका कौन सा हो गया, भर हो गया, ठीक है। भर का भी देख लीजिए, ये भर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भर का भरपेट। अगर हम पेट को हाइड कर दें, छिपा लें या ढक लें थोड़ी देर के लिए कि ये भाई ये वाला हमारा है पेट और ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, भर, भरपेट हो गया। हाँ और भी लिख सकते हैं, जैसे भरपूर हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं, भरपेट हो गया, भरपूर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यथा। यथा को एग्जाम्पल हम देखेंगे, यथा संभव हो गया, ठीक है। दूसरा अगर लिखना चाहो आप, यथा शीघ्र हो गया। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्लास होने के बाद में कितने ज़्यादा एग्जाम्पल बना करके देखते हैं। जितना ज़्यादा आप बना करके देख लेंगे उतना ही आसान आपको होगा
जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, देखेंगे और मज़ा आएगा आपको भरपूर, है ना। तो ये हमारे इतने शब्द हो गए। यथा हो गया, हर, हाँ हर का देख सकते हैं, जैसे हर रोज हो गया। रोज, रोज का मतलब डे भी होता है और रोज के और भी अर्थों में प्रयोग होता है, तो इसको अगर आप हाइड कर लेंगे तो हर आपको मिल गया। कुछ भी वहां आपको दिमाग एक पैसे लगाना ही नहीं है। आपने देखा कि हाँ ये 8-10 जो वर्ड लिखे हैं, इन्हीं में से पहला वर्ड मिल गया, और तुरंत आप टिक कर देंगे कि हाँ बात बन गई हमारी। ठीक है। अनु का देख लीजिए, जैसे अनुरूप हो गया, ठीक है, और अनुसार हो गया। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सोचते होंगे कि हाँ अब ये कैसे करें, तो चाहे इनमें आप इसको अनु को उपसर्ग के तौर पे पहले वाले मेथड से मान लीजिए कि हाँ भाई उपसर्ग है, या फिर अगर उपसर्ग वाला दिमाग फर्जी में नहीं लगाना है तो आप सीधे देखें कि हाँ ये इतने शब्द लिखे थे, बस बात खत्म। ठीक है, इतने शब्द ये लिखे गए थे, बस वही शब्द हमें मिल रहा है, इसके आगे ना हमको सोचना है ना समझना है, बस टिक करना है बस। ठीक है, बस इतने अगर आपने दिमाग में बसा लिए तो काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ जैसे ये रह गए, तो आ का आजन्म हो गया। ठीक है, जैसे ये आ की बात कर लें हम, तो आजन्म हो गया। बे की बात कर लें तो बेइंसाफ हो गया, बेईमान हो गया, बेकसूर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से देख लेंगे एक दो बार तो संभवतः हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना अगर आपने फीडबैक कर लिया, कहीं पे कॉपी में एक बार लिख लिया और आप अपने इसमें जेब में पॉकेट में रखते हैं एक दो बार, और एक दो बार देख लेते हैं, फिर ऐसा होगा कि हाँ ये वाला समास आपका पूरी तरीके से, जैसे होता है ना रक्त, रक्त जड़ित, तो ऐसे समझ लीजिए कि दिमाग में आपका जड़ित हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ बस ये बात हो गई तो हो गई। ठीक। तो यहाँ तक सारी, अच्छा हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, ये जितनी भी चीज़ें लिखे हैं 8 10 20 जो भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, इन सब में जो एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जो प्राचीन काल से कह सकते हो, प्राचीन काल का मतलब ये जब से हिंदी एग्जामों में पूछी जाती है, तो उसके फेवरेट बने हुए हैं और लगातार बने हैं और बने रहेंगे भी। तो ये दो एग्जाम्पल आप विशेष और स्पेशल तरीके से पढ़ लीजिए कि ये तो सब आपको पढ़ने पढ़ना है। इसमें एक ये वाला जो आपका है भर, और ये जो है यथा, तो जो भर है आपका, इसका आता है भरपेट, और दूसरा जो आपका वो होता है वो क्या होता है, यथा। ठीक है, यथा संभव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भरपेट आप बिल्कुल लिख लीजिए, कहीं पे जुबान पे रट लीजिए कि हाँ ये भरपेट आएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, मोटा मोटा हम लोगों ने समझ लिया, जहाँ से हमारे सारे क्वेश्चंस लगभग 90% चीज़ें हो जाती हैं हमारी, आराम से हो जाएंगी। ठीक। अब क्या होता है कि इसी में कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें स्पेशलाइज, हाँ एक चीज़ और छूट गई, ठीक, उसको भी आप जानते रहिए, कई बार एग्जामिनर पूछता है कि समास का विपरीत क्या होगा। जैसे अगर हम ये कह दें समास, तो समास का विपरीत क्या होगा, तो बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जैसे ही समास का वो लोग विपरीत पूछते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विपरीत। जैसे वो पूछता है कि विपरीत क्या होगा, वो तुरंत आपका क्या लगा देते हैं, विच्छेद लगा देते हैं। तो ये आपका हमेशा गलत हो जाएगा और बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। तो आपको समझना ये है कि संधि का हमेशा क्या होता है, विच्छेद होता है। संधि संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है, और समास का हमेशा क्या होता है, विग्रह होता है। तो दो प्रश्न आपके यहाँ से भी कंप्लीट हो गए पूरे चैप्टर में, दो पहले दो बाद में और बाकी का बीच में। अब क्या होता है, लास्ट का जो पोर्शन बचा है, लास्ट के जो जहाँ से बिल्कुल आखिरी लड़ाई हम लोग लड़नी है, पूरा का पूरा मैच हम लोग जीत लाए हैं, बस लास्ट के 2-3 ओवर बचे हैं, यहीं से मैच चेंज होना है। ठीक है, तो ये आप जानेंगे कि ये समास का सीधा अर्थ संक्षिप्त होता है, समास का विपरीत क्या होता है, विग्रह होता है, समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, और पहचान के लिए बस इतने शब्द आपको, इतने अक्षर आपको जी भर के रट लेना है। ठीक है, कंफर्म इतनी बात। ठीक है, इतना सिंपल हुआ। अब आगे हम चलते हैं कि कुछ विशेष जो इसको अलग बना देता है, इसको पूरी तरीके से बिल्कुल अलग कर देगा। ठीक है, देखते हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, किताबों में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि चीज़ें कंफ्यूज कंफ्यूज मिलती हैं, मतलब वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट
विशेष। ठीक, नोट 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 करके ज़्यादा सही रहेगा, आपको याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कहीं पर भी अगर दो शब्द एक ही जैसे हूबहू हमशक्ल भाई भाई और पूरी तरीके से भाईचारा निभा रहे हों, मतलब कस्में खा चुके हों कि साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, तो वहां पर भी आपका क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। भाईचारा कैसे निभाते हैं देख लीजिए। अगर हम ये कह दें लाभ लाभ, ठीक है, दूसरा कह दें भाई भाई, तो यहाँ पे आप तुरंत आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे कि भाई लाभ लाभ आ गया और आप फर्जी में दिमाग लगा देंगे, कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने बताया जहाँ पे भाईचारा पूरी तरीके से निभ रहा हो या हूबहू हो या हम शक्ल शब्द हो, तो वहां पर आपका क्या होता है, हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएं तो वहां पे क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे अगर ये लाभ लाभ है इक्वल टू हम कर दें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अवयवी भाव समास, और यहाँ पर भी क्या होगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या हो, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें लाभ हानि, ठीक है, और ये भाई का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, भाई का क्या लिख दें यहाँ पे, तो भाई का क्या हो जाएगा, बहन। अगर ये दोनों चीज़ों में अंतर आता है, एक ही जैसे हैं, अरे बच्चों के तरीके से आप समझे, बिल्कुल 0 पॉइंट ग्राउंड लेवल पे जा करके समझिए आप। देखो ये ला हो गया, ये बड़े आ की मात्रा होगी, ये भा हो गया, इसमें भी जब आप देखेंगे तो ला हो गया, बड़े आ की मात्रा हो गई, और क्या हो गया, भा हो गया। छोटा बड़ा पढ़ाना पड़ रहा है आपको, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही जैसे हैं तो हमारा अव्ययी भाव समास, लेकिन इसमें अंतर है तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। थोड़ी सी भी गलती वहां करने का प्रयास मत करिएगा, तुरंत प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, कि ये आपको ध्यान रखना है, द्वंद्व वाला दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, नहीं तो द्वंद्व हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये देखना है, अगर एक जैसे हैं तो वहां पे अव्ययी भाव समास, थोड़ा सा चेंज है तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे इसके जो मोस्ट फेवरेट इसके भी हैं जो पूछा जाता है हमेशा, जैसे दिनों दिन, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ठीक, हाथों हाथ, ये कहीं पर भी अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो आपको कोई दिमाग दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आप देख लेना है कि ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो आपका क्या होगा, जैसे दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, है ना, और हाथों हाथ हो गया, तो वहां पे सीधा सा क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास। अगर हाँ एक चीज और, अगर ये ऐसे इस रूप में ना भी मिले, ऐसे अगर मिल जाए आपका दिन दिन, आप कर लेंगे, है ना, रातों रात का रात रात, हाथों हाथ का हाथ हाथ, तो आपको अव्ययी भाव समास ही लगाना है मेरे प्यारे भाई। वो बहुत आराम से आप लगाइएगा, दिनों दिन ऐसे मिले या फिर ऐसे मिले, रातों रात ऐसे मिले या फिर ऐसे मिले, हाथों हाथ ऐसे मिले या फिर ऐसे मिले। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये रह गया अव्ययी भाव समास, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, मतलब कल की क्लास में, ये और इसका एक छोटा भाई नग्य समास, वो इसको बहुत परेशान करता रहता है, हमेशा इसको बहुत दिक्कत में डाल देता है, तो हम लोग कल उस पर बात करेंगे। और जो आप लोगों ने कल के वीडियो में प्यार दिखाया, ऐसे प्यार अपना बनाए रखें, और उस पर एक बेल आइकन होता है, उसको आप दबा देंगे तो जो भी हम क्लास से पढ़ाते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।